बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया न सिर्फ 3 बर्रे आजम पर फैली एक अजीम सल्तनत थी, बल्कि 600 साल दौरे हुकूमत की एक ऐसी तारीख जो आज तक मौसूए बहस है। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया क़याम से इख्तिताम तक न सिर्फ बैरूनी दुश्मनों से लड़ती रही, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी साजिशों और गद्दारों ने इसकी जड़ें खोखली करने में कोई कसर न छोड़ी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के 6 ऐसे बड़े गद्दारों के बारे में बताएंगे जिनकी वजह से न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया को नुकसान हुआ, बल्कि सल्तनत उस्मानिया इख्तिताम पजीर हो गई। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। नंबर 1, अमीर सादुद्दीन कोपैक। दोस्तों, अगर तुर्क तारीख का मुताला किया जाए तो सादुद्दीन कोपैक गद्दारों में से है और आज भी उसके नाम के साथ कोपैक लिखा जाता है और तुर्क जुबान में कोपैक कुत्ते को कहते हैं। दोस्तों, सादुद्दीन कोपैक सल्जूक सल्तनत में एक अहम मुंतजिम था और उस वक्त सल्तनत उस्मानी सल्जूक सल्तनत के मातहत थी। सादुद्दीन कोपैक 2 सुल्तानों के दौरे हुकूमत में कई ओहदों पर तैनात रहा और बुनियादी तौर पर वो एक माहिर तामीरात था। दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन के इकबाद अव्वल ने सादुद्दीन कोपैक को खास वजीर की हैसियत दे रखी थी, मगर इस शातिर इंसान को इक्तदार की हवस ने बगावत पर उकसाया। वो अमीर से सुल्तान बनना चाहता था और इस खातिर उसने दुश्मनों से साजबाज शुरू कर दी। दोस्तों, जो भी उसके रास्ते की रुकावट बना, उसने उसको मौत के घाट उतार दिया। उसने सल्जूक सल्तनत को तोड़ने के लिए बाजंतीनियों, सलीबियों और मंगोलों से मरासम बढ़ाए और सल्जूक सल्तनत की जड़ें खोखली करना शुरू कर दी। दोस्तों, तारीख के मुताबिक कई कबीला जो खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद था, उस पर मंगोलों के हमले भी सादुद्दीन कोपैक की हिमा से होते थे, क्योंकि कई कबीला सल्जूक सल्तनत का मजबूत तरीन इत्तेहादी था। तख्त नशीन की लालच में सादुद्दीन कोपैक ने सुल्तान अलाउद्दीन के इकबाद अव्वल को जहर देकर मार दिया और उसका बेटा गयाजुद्दीन के खुसरो तख्त नशीन हो गया। मगर कोपैक ने तख्त नशीनी की कोशिश जारी रखी और साजिशों का बाजार सरगर्म रखा। जब सुल्तान गयाजुद्दीन के खुसरो को सादुद्दीन कोपैक की मक्काराना चालों का पता चला कि उसका अगला हदफ सुल्तान है, तो उसने सादुद्दीन कोपैक को कत्ल करवाकर उसकी लाश लोहे के पिंजरे में डालकर केकबाद महल के दाखिली दरवाजे पर लटका दी। नंबर 2, दुंदार बे। दोस्तों, उस्मानी खानदान में बगावत के जुर्म में कत्ल होने वाले इब्तिदाई अफराद में दुंदार बे का नाम सरे तहरिस है। वो तारीख के मशहूर किरदार अर्तुगरुल गाजी का भाई और खिलाफत उस्मानिया का बानी उस्मान अव्वल का चचा था। खिलाफत उस्मानिया के क़याम के बाद दुंदार बे पर गद्दारी और फौज में मायूसी फैलाने के इल्जामात आयद किए गए। दोस्तों, तारीख के मुताबिक साल 1280 के बाद दुंदार बे खुद सल्तनत उस्मानिया का सरदार बनना चाहता था और गद्दारी साबित होने के बाद उसे सगे भतीजे उस्मान अव्वल ने तीर मारकर कत्ल कर दिया था। वाज़ेह है कि तमाम मौरखीन इस बात पर मुत्तफिक नहीं, यानी कत्ल की राय पर मौरखीन में इख्तिलाफ पाया जाता है, जबकि कुछ किताबों में ये भी मिलता है कि उस्मान गाजी ने दूरंदेशी से काम लेते हुए अपने चचा को कत्ल कर दिया था ताकि वो मुस्तकबिल में सल्तनत उस्मानिया के लिए खतरा न बन जाए। दोस्तों, इस पर भी मौरखीन का इख्तिलाफ है कि उस्मान अव्वल ने अपने चचा यानी दुंदार बे को कत्ल किया या फांसी दी, या जिस तरीके से भी कत्ल किया या करवाया, इसके बारे में तारीख में वाज़ेह मालूमात मौजूद नहीं है। मगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो उस्मान अव्वल ने दुंदार बे को तीर मारकर खुद ही कत्ल किया था। और नंबर 3, हाइन अहमद पाशा। दोस्तों, अहमद पाशा, जिसे हाइन अहमद पाशा कहा जाता है और फारसी में खाइन गद्दार को कहते हैं, एक उस्मानी गवर्नर संजूक बे और रियासतकार था जो 1523 में मिस्र का उस्मानी गवर्नर बना। जब सुल्तान सुलेमान आजम अल कानूनी ने उसकी जगह उसके हरीफ पारगली इब्राहिम पाशा को वजीर आजम बनाया तो वो मायूस हो गया। उसने सल्तनत उस्मानिया से खुद मुख्तारी का ऐलान करके सुल्तान मिस्र होने का ऐलान कर दिया। उसने अपने इक्तदार को कानूनी हैसियत देने के लिए अपनी तस्वीर और नाम के सिक्के बनवाए और जनवरी 1524 में काहिरा किले और मकामी उस्मानी दस्तों पर कब्जा कर लिया। ताहम उसके बरतरफ करदा 2 अमीरों ने हम्माम में उस पर कातिलाना हमला किया, मगर खुशकिस्मती से वो बच निकला और काहिरा से फरार हो गया। उस्मानी हुक्काम ने बिलाखिर उसे पकड़ ही लिया और उसका सर तन से जुदा कर दिया। दोस्तों, उसकी बगावत ने नौज़ायदा मिस्र में एक मुख्तसर मुद्दत के लिए अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा कर दी थी, जिसे पारगली इब्राहिम पाशा ने मिस्र का दौरा करके खत्म किया। और नंबर 4, कारा दाऊद पाशा।
दोस्तों खारा दाऊद पाशा या खाइन दाऊद पाशा, जिसे दाऊद पाशा गद्दार के नाम से भी जाना जाता है, एक उस्मानी सियासतदान था जो साल 1622 में अपने बहनोई सुल्तान मुस्तफा अव्वल के दौर में सल्तनत उस्मानिया का मुख्तसर तौर पर ग्रैंड वजीर बना। वो बोस्निया आलक में साल 1570 में पैदा हुआ था। उसने 1604 में सुल्तान मुस्तफा सालिस की बेटी दिलरुबा सुल्तान से शादी की थी। वो पहले रोमेलिया का बेलरबे और उसके फौरन बाद ही वजीर मुकर्रर हुआ। दोस्तों सुल्तान मुस्तफा अव्वल की वालिदा और उसकी अपनी सास के असर और रसूख के जरिए उसे मई 1622 को ग्रैंड वजीर मुकर्रर किया गया। सुल्तान उस्मान सानी के खिलाफ यनीचरी की बगावत और सुल्तान उस्मान सानी की फांसी में कारा दाऊद ताशा का ही हाथ था। ताहम उसे 13 जून 1622 को बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उसने सल्तनत से गद्दारी करके सुल्तान मुस्तफा की तस्दीक के बगैर सुल्तान उस्मान सानी को फांसी दे दी थी और यनीचरी को बगावत पर उकसाया था और सल्तनत उस्मानिया के नौजवान सुल्तान को महज 17 साल की उम्र में कत्ल कर दिया था। दोस्तों 18 जनवरी साल 1623 को कारा दाऊद पाशा के साथ कई अफराद को फांसी दे दी गई जो सुल्तान उस्मान सानी के कत्ल और यनीचरी फौज की बगावत के जिम्मेदार थे। नंबर 5 शरीफ मक्का हुसैन इब्ने अली। दोस्तों शरीफ मक्का मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के खादमे हरमैन शरीफैन होने की वजह से इज्जत और शर्फ की वजह से एक लक़ब था। इस ओहदे की फरमारवाई में मक्का और मदीना शामिल थे और इस मनसब का बुनियादी काम हाजियों की खिदमत और हज के इंतजामात वगैरह थे। जदीदी तारीख में जिसे शरीफ मक्का कहा जाता है उसका असल नाम हुसैन इब्ने अली अल हाशमी था। ये 77वां शरीफ मक्का था जिसे उस्मानी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने नामजद किया था। दोस्तों शरीफ मक्का का शुमार खिलाफत उस्मानिया के बड़े गद्दारों में होता है जिसने तख्त नशीनी की लालच में मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जैसे हुर्मत वाले शहरों में भी बेपनाह खून रेजी की। दोस्तों अंग्रेजों को अरब में तुर्कों के खिलाफ जब कामयाबी नहीं मिल रही थी तो मशहूर जमाना जासूस लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने हुसैन इब्ने अली अल मारूफ शरीफ मक्का को तुर्कों के खिलाफ इस्तेमाल करने की तरगीब दी और उसे कहा कि तुम अरबी हो जबकि तुर्क अजमी हैं और वो पूरे अरब पर हुकूमत कर रहे हैं और मजीद ये कि शरीफ मक्का को पूरे अरब पर हुक्मरानी के ख्वाब दिखाए जिस पर उसने तुर्कों के खिलाफ बगावत कर दी। 1916 का साल अरब में तुर्कों के खिलाफ बगावत का साल था। 1918 में बिला आखिर उस्मानी तुर्कों ने हुसैन इब्ने अली से शिकस्त खाई। 1916 में शरीफ मक्का ने जब तुर्की के खिलाफ बगावत की तो उस वक्त उस्मानी फौज गालिब पाशा की कमान में ताइफ में थी और मक्का में सिर्फ 1000 फौज थी। शरीफ मक्का ने अपने 5000 फौजियों की मदद से मक्का पर रात को सोए हुए फौजियों पर 10 जून 1916 को हमला कर दिया। बरतानवी ऑफिसर सर रिचनाल्ड विंगेट ने शरीफ मक्का की मदद के लिए सूडान से फौज रवाना की जिसमें 3 हफ्तों की खूनी जंग के बाद 4 जुलाई साल 1916 को तुर्क फौज को शिकस्त दे दी। मदीना मुनव्वरा पर कब्जा के लिए शरीफ मक्का को तकरीबन 3 साल तक खून बहाना पड़ा। 1917 में 130 और 1918 में 100 के करीब बड़े हमले किए गए। 30 अप्रैल 1918 तक 300 बम मदीने पर बरसाए गए। दोस्तों अंग्रेजों की मदद से सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त देने के बाद 13 जनवरी को शरीफ मक्का की फातेह अफवाज मदीना में दाखिल हुई और उन्होंने 12 दिन तक मदीने में लूट मार की। 1923 में शरीफ मक्का ने खुद को खलीफा कहलवाना शुरू कर दिया। उससे पहले खलीफा कहलवाने का इख्तियार सिर्फ उस्मानियों को था। अंग्रेजों ने शरीफ मक्का के खानदान की खिदमत के बदले उसके एक बेटे फैसल को इराक का बादशाह बनाया और दूसरे को उर्दन का बादशाह बना दिया। 1924 में इब्ने सऊद जो नजद मौजूदा रियाज का सरदार था उसने शरीफ मक्का पर हमला कर दिया तो वो शिकस्त खाकर कब्रस में जिला वतन रहा और बिला आखिर 1931 में उसका इंतकाल हुआ। नंबर 6 मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क। दोस्तों मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क न सिर्फ खिलाफत उस्मानिया का सरदार था बल्कि सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का मरकजी किरदार भी था और ये शख्स खिलाफत उस्मानिया के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ और 3 बरे आजम में फैली अजीम सल्तनत का 600 साल दौरे हुकूमत इख्तिताम पजीर हुआ। दोस्तों मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क साल 1881 में सलमनिका के एक मुतवस्सितुल खानदान में पैदा हुआ। 7 बरस का था कि बाप का साया सर से उठ गया। सलमनिका के
के कैडेट स्कूलों में तालीम पाई और साल 1905 में वहाँ से स्टाफ कैप्टन बनकर निकला। तालिबे इल्मी के अय्याम में ही एक मंजे हुए मुकर्रर की हैसियत से शोहरत हासिल की। दोस्तों, इस्तांबुल के क़याम के दौरान खलीफा अब्दुल हमीद सानी हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर कुछ अरसा कैद भी रहा। जेल से रहा हुआ तो फौजी मुलाजमत इख्तियार की और दमिश्क में 5वीं फौज के सदर दफ्तर में तैनात हुआ। उस दौरान एक खुफिया तंजीम जमीयत इत्तेहाद और तरक्की से उसका राब्ता कायम हुआ और वो नौजवान तुर्क रहनुमाओं से मिलकर तुर्की की निशातिसानी के लिए काम करने लगा। 1908 के इंकलाबियत तुर्की के बाद कुछ अरसा के लिए सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली। जंग अतालिया और जंग बल्कान में मुख्तलिफ माज़ों पर फौजी खिदमत सर अंजाम दी और अपनी हाजिर दिमागी और जुर्रत के सबब शोहरत हासिल की। पहली जंग अजीम शुरू हुई तो सूफिया में मिलिट्री अताशी के ओहदे पर फाइज था। उसकी दरख्वास्त पर उसे जंगी खिदमत सपुर्द की गयी। उसने साल 1915 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के खिलाफ आबनाए बासफोरस की कामयाब मुदाफत की। इस पर उसे जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गयी। 1916 में रूसी फौज को शिकस्त देकर तुर्की का मकबूजा इलाका आजाद करवाया। 5 जुलाई 1917 को 7वीं फौज का कमांडर मुकर्रर हुआ। 30 अक्टूबर 1918 को मुआहदे अमन पर दस्तखत हो गए, जिसके बाद 7वीं फौज तोड़ दी गई और मुस्तफा कमाल पाशा वापस इस्तांबुल बुला लिया गया। उस वक्त खलीफा वहीदुद्दीन सल्तनत उस्मानिया के तख्तनशीन थे। मुल्क में तवाइफुल मलूकी फैली हुई थी। खलीफा वहीदुद्दीन को उसके अज़ाइम का इल्म न था। उन्होंने अतातुर्क को नवी फौज का इंस्पेक्टर जनरल मुंतखब कर दिया, जिसका काम बाकी मांदा फौज से हथियार वापस लेना था, मगर उसने उसके बरक्स तहरीक के मुकायमत की तंजीम साजिश शुरू कर दी। दोस्तों, दूसरी आलमी जंग के बाद सल्तनत उस्मानिया इंतहाई कमजोर पड़ चुकी थी और मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने यहूदियों, अमेरिका, रूस, बरतानिया और न्यूजीलैंड के साथ इत्तेहाद कर लिया और खिलाफत उस्मानिया से बगावत कर दी। उसने सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान पर दबाव डाला और उनके खानदान, उनके नौकरों और उनकी अफवाज समेत उन्हें तुर्की से निकाल दिया और आइंदा तुर्की वापस आने पर मुकम्मल पाबंदी आयब कर दी और इस तरह 3 बड़े आज़मों पर फैली सल्तनत उस्मानिया टूट गई। सल्तनत उस्मानिया टूटने से 40 नए मुमालिक वजूद में आए और सल्तनत उस्मानिया का मरकज यानी अनातोलिया तुर्की के नाम पर दुनिया के नक्शे पर उभरा और यूं खिलाफत उस्मानिया से धोखा और गद्दारी का मुर्तकिब मुस्तफा कमाल अतातुर्क जदीद तुर्की का बानी और पहला वजीर आजम बन गया और खिलाफत उस्मानिया के अजीम इस्लामी अक़दार का महबर ये खित्ता सेकुलर तुर्की बन गया। दोस्तों, मुस्तफा कमाल अतातुर्क के दौरे हुकूमत में तुर्की में अरबी जुबान की तालीम और तदरीस पर मुकम्मल पाबंदी आयद थी। सैकड़ों उलमा और फुकाहा जिन्होंने इस नुक्ता नजर को मुतरक किया, उनको फांसी दे दी गई। तुर्कों को हज और उम्रा की अदायगी से रोका जाता था। मुस्तफा कमाल अतातुर्क के दौर में इतना जबर था कि लोग छुप छुप कर नमाज अदा करते थे और उस दौर में अगर किसी शख्स की जेब से इस्लामी साल की जंतरी निकल आती तो उसे जेल हो जाती। अरबी में आजान देने पर भी पाबंदी आयद थी और हिजाब पर भी पाबंदी थी। खिलाफत उस्मानिया के दौर में शेख, खतीब, वाइज, आलिम, मुफ्ती, कारी ये 6 तालीमी डिग्रियां थी। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने ये सारी डिग्रियां खत्म कर दी। इस्तांबुल शहर की फतह की निशानी और तारीखी आया सूफिया को मस्जिद से म्यूजियम में तब्दील कर दिया, जो 95 साल बाद रजब तैयब एर्दोगान ने दोबारा मस्जिद बनाकर पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम सर बुलंद किया। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने तुर्की को मुकम्मल यूरोप की शक्ल दे दी थी। फहाशी और उरियानी आम थी और लोग सरेआम शराब नोशी करते थे। दोस्तों, मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने 1923 में तुर्क पार्लियामेंट में से अपने पहले खिताब में कहा था कि अब हम 20वीं सदी में हैं और सनत और इंडस्ट्री के इस दौर में हम इंजीरों और जैतून की तलाश करने वाली किताब यानी माज़अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद के पीछे नहीं जा सकते। दोस्तों, मुस्तफा कमाल अतातुर्क अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में जिगर की एक अजीब बीमारी में मुब्तला हो गया और शदीद खौफ का शिकार होकर बड़े बड़े डॉक्टरों को अपने इर्द गिर्द जमा कर लिया। उसको जिगर की शदीद तकलीफ थी और हर वक्त प्यास भी लगती थी। फिर डॉक्टर सिरिंज की मदद से उसके पेट से पीप ज़दा पानी निकालते थे, जिसकी वजह से उसके जिस्म के कुछ हिस्से में कीड़े पड़ गए थे। ये कीड़े सुर्ख रंग के थे। इन कीड़ों की वजह से उसको खारिश और खुजली की भी सख्त तकलीफ थी। हत्ता के इयादत के लिए आने वाले सुकरा और गैर मुल्की वफूद की मौजूदगी में भी खुजली में मशगूल रहता। दोस्तों, अतातुर्क 2 साल उसी बीमारी में मुब्तला रहा और 11 नवंबर 1938 को हलाक हो गया और उसकी मौत के बाद उसकी नमाज जनाजा के हवाले से शदीद इख्तिलाफात
सामने आए। वजीर आजम चाहते थे कि उसकी नमाज जनाजा न पढ़ी जाए, जबकि आर्मी चीफ की राय थी कि नमाज जनाजा पढ़ी जाए। फिर उसकी नमाज जनाजा औकाफ के डायरेक्टर शरफुद्दीन आफंदी ने पढ़ाई, जो खुद अतातुर्क से बदतर और खबीस आदमी था। सबसे अजीब और गरीब और आखिरी काम जो अतातुर्क ने मरने से पहले किया वो ये था कि उसने तुर्की में बरतानिया के सफीर को अपना जानशीन करार दिया और उसके हवाले से वसीयत भी की। यानी वो ऐसा गद्दार मिल्लत था कि मरने के बाद भी अपने आका बरतानिया को राजी करना चाहता था। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।